आज हम साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल नंबर 5 स्पैन ऑफ अटेंशन पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में हम बोध विस्तार कहते हैं। सबसे पहले ये बहुत इंटरेस्टिंग सा ये स्लाइड देखिए आप लोग। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि बाउल में गोल्ड फिश है। ये पिक्चर मैंने यहाँ पे इसलिए डाला है कि गोल्ड फिश का स्पैन ऑफ अटेंशन, बोध विस्तार, और ह्यूमन बीइंग, मानव का बोध विस्तार को कंपेयर किया गया था। तो सन 2000 में, इन द ईयर 2000, मानव का बोध विस्तार 12 सेकेंड्स था और गोल्ड फिश का 9 सेकेंड्स था। लेकिन जैसे जैसे हम मोबाइल और इन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मानव का बोध विस्तार एक गोल्ड फिश, जिसका स्पैन ऑफ अटेंशन सबसे कम माना जाता है 9 सेकेंड्स, उससे भी कम हो गया। दैट इज़ इन द ईयर 2013 ये डिस्कवर हुआ कि द स्पैन ऑफ अटेंशन ऑफ ह्यूमन इज़ इवन लेस देन गोल्ड फिश, विच इज़ नाउ 8 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आप देखिए पिक्चर में गोल्ड फिश का स्पैन ऑफ अटेंशन और ह्यूमन के स्पैन ऑफ अटेंशन को कंपेयर किया गया है। ये तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात हो गई। अब हम अपने प्रैक्टिकल को बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले हमारे प्रैक्टिकल में एक वर्ड आया है स्पैन ऑफ अटेंशन, दैट इज़ अटेंशन। तो हम पहले अटेंशन, ध्यान को समझते हैं कि ध्यान क्या है। Attention is defined as the process which compels the individual to select some particular stimulus according to his interest and attitude out of the multiplicity of stimuli present in the environment. मतलब ध्यान वो चीज़ है जिसमें एक व्यक्ति अपना फोकस करता है और उसके इंटरेस्ट की चीज़, उसके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ है, उद्दीपक उसे मिलता है, तो वो ज़्यादा देर तक उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाता है, उस पर ज़्यादा देर तक अपना ध्यान केंद्रित कर पाता है। Thus, in short, it is selective activity of consciousness as a process of getting an object of thought clearly before mind. मतलब हमारे मस्तिष्क में जिस चीज़ पर हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं वो क्लियरली वो चीज़ विजिबल होने लगती है। अब टाइप्स ऑफ अटेंशन, ध्यान के प्रकार। पहला है हैबिचुअल अटेंशन, दूसरा है इनवॉलेंट्री अटेंशन और तीसरा है वॉलेंट्री अटेंशन। तो टाइप्स ऑफ अटेंशन, ध्यान के प्रकार, यह 3 प्रकार के हैं। हैबिचुअल यानी कि अभ्यासिक अवधान, दूसरा है इनवॉलेंट्री अनैच्छिक अवधान या ध्यान, और तीसरा है वॉलेंट्री अटेंशन या ऐच्छिक अवधान या ऐच्छिक ध्यान। तो हैबिचुअल अटेंशन क्या होगा? किसी वस्तु की तरफ जब ध्यान लगाने का प्रयास किए बिना मात्र अगर आपकी आदत है या आपका क्वालिफिकेशन उस चीज़ के अकॉर्डिंग है तो आपका ध्यान वहीं चले जाता है। जैसे अगर डॉक्टर है और वो रोड में कहीं जा रहा है तो ऑटोमेटिकली अगर आसपास कोई हॉस्पिटल दिखता है, उसका कोई क्लिनिक दिखता है या किसी दूसरे डॉक्टर का नाम दिखता है तो उसका अटेंशन ऑटोमेटिकली उधर जाता है। दिस इज़ हैबिचुअल अटेंशन या अभ्यासिक अवधान। जैसे हमारे सब्जेक्ट की तरफ हमारा इंक्लिनेशन होता है, हम मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स की चीज़ें हमको अट्रैक्ट करती हैं, हम बायो के स्टूडेंट हैं अगर तो हमको बायो से रिलेटेड चीज़ें अगर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कहीं सुनाई देती है या दिखाई देती है तो हमारा अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है। तो दिस इज़ अभ्यासिक अवधान या हैबिचुअल अटेंशन। दूसरा है इनवॉलेंट्री अटेंशन। यहाँ पे अनैच्छिक अवधान यानी कि अचानक किसी चीज़ की ओर आपका ध्यान चला जाता है जहाँ आप नहीं अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। जैसे कि आप क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और बाहर कोई शोर होता है कॉरिडोर में, तो अचानक से आपका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। फिर है वॉलेंट्री अटेंशन, ऐच्छिक अवधान।
यानी कि छात्र अपनी इच्छा से प्रेरित होकर किसी वस्तु पर ध्यान देता है। जैसे एक बहुत सिली सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप क्लास में टीचर का लेक्चर सुनते हैं तो आप अपना वॉलेंट्री अटेंशन वहाँ देते हैं, क्योंकि आपको पास होना है उस सब्जेक्ट में, क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट को समझना है। तो आप बहुत प्रयास करके उस तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, आप अपनी इच्छा को उस तरफ कॉन्सेंट्रेट डाइवर्ट करते हैं। दिस इज वॉलेंट्री अटेंशन ऐच्छिक अवधान। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ अटेंशन। ध्यान का स्वरूप। पहला है अटेंशन इज फोकसिंग ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी एक चीज़ की तरफ ध्यान केंद्रित करना। अटेंशन इज कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग और चेंजेबल, ध्यान लगातार परिवर्तनशील है या उसमें बदलाव होता रहता है। वो चीज़ें, ध्यान चीज़ों के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, चीज़ें को अकॉर्डिंग शिफ्ट होता रहता है। अटेंशन इज सिलेक्टिव, यानी कि चयनात्मक होता है। ध्यान चयनात्मक होता है, मतलब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इधर ध्यान देना है कि नहीं देना। यू कैन सिलेक्ट योर अटेंशंस। देन इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस, यानी कि यह मानसिक प्रक्रिया है, क्वालिटी नहीं है ना, ये एक प्रक्रिया है। मतलब आप चाहेंगे तो आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आपका एटीट्यूड आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप अपना ध्यान किस तरफ केंद्रित करना चाहते हैं। फिर अटेंशन इज अ स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस और अलर्टनेस, यह सतर्कता या तैयारी की एक अवस्था है। आप अगर किसी और ध्यान देना चाहते हैं तो अगर आप तैयार हैं तो अगर आप अपने मानसिक रूप से तैयार हैं तो आप अपना अटेंशन, अपना ध्यान उस जगह पे, उस चीज़ पर केंद्रित कर सकते हैं। अटेंशन हैज़ नैरो रेंज और स्पैन, अटेंशन की जो विस्तार है वो बहुत कम है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन, क्या चीज़ें निर्धारक, ध्यान की निर्धारक, क्या चीज़ें हमारे ध्यान को निर्धारित करता है। तो इसको हम दो में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स और इंटरनल डिटर्मिनेंट्स। एक्सटर्नल यानी बाहरी निर्धारक, जिसके अंतर्गत आते हैं सारे उद्दीपक जितने हैं जिसके कारण हम ध्यान किसी चीज़ की ओर देते हैं, उसे हम उद्दीपक या स्टिमुलस कहते हैं। तो अगर ये इसका नेचर, स्टिमुलस का नेचर कैसा है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो कितना पावरफुल है, उसका लोकेशन वो कितना नज़दीक है या दूर है, और कॉन्ट्रास्ट माने जो एक पहले से जो उद्दीपक है वहाँ पे स्टिमुलस है, उसके विपरीत में एक कोई और उद्दीपक आता है, उस पर निर्भर करता है। फिर चेंज ऑफ स्टिमुलस, कितनी जल्दी उद्दीपक बदल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ध्यान निर्धारित होता है। ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस, यानी उद्दीपक का समय सीमा, कितनी देर तक हमें कोई चीज़ दिखाई दे रही है या हमारे मस्तिष्क में सामने है, कॉन्शियसनेस में है, उतनी देर के हिसाब से, उसके समय के अनुसार, उसकी अवधि के अनुसार हमारा ध्यान निर्धारित होता है। मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस, वो स्थिर है कि लगातार उसमें कोई प्रक्रिया हो रही है या फिर वो जल्दी जल्दी बदल रहा है, अकॉर्डिंगली वो हमारा ध्यान उस पर निर्धारित किया जा सकता है। रिपीटिशन यानी कि कितनी बार वह दोहराया जा रहा है, बार बार रिपीट होने से हम उसकी ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसी तरीके से इंटरनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्पैन ऑफ अटेंशन आर, इंटरनल यानी आंतरिक निर्धारक। पहला इंटरेस्ट, रुचि, आप कितनी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ में, उतना ज़्यादा आपका ध्यान आकर्षित होता है। बेसिक ड्राइव्स, यानी कि आपकी अंदर की धारणाएं कितनी हैं उस पर्टिकुलर चीज़ की तरफ। मेंटल सेट, मानसिक अवस्था आपकी कैसी है, तब आपका ध्यान उस पर डिपेंड करता है, निर्धारित होता है। फिर एम्स, यानी कि आपके उद्देश्य क्या हैं, उस पर आपका ध्यान निर्धारित होता है। हैबिट, आदतें क्या हैं आपकी। पास्ट एक्सपीरियंस, यानी पूर्व अनुभव कैसे हैं आपके। इमोशंस, आपकी संवेदनाएं कैसी हैं। और सोशल मोटिव्स, यानी कि सामाजिक
आपके जो प्रयास हैं वो कैसे हैं। अब हम आते हैं स्पैन ऑफ अटेंशन, जो कि हमारे प्रैक्टिकल का टाइटल है। स्पैन ऑफ अटेंशन, बोध विस्तार। द टर्म स्पैन ऑफ अटेंशन refers to the number of objects which can be grasped in one short presentation। मतलब एक छोटे से समय काल में आप कितनी चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं या याद रख सकते हैं, उसे बोध विस्तार या स्पैन ऑफ अटेंशन कहते हैं। यह स्पैन ऑफ अटेंशन हमारे फोकस को बताता है। एक आदमी एक चीज़ पर कितनी देर तक फोकस कर सकता है, या एक आदमी एक समय में कितनी चीज़ों को एक साथ याद कर सकता है, यह बोध विस्तार कहलाता है, स्पैन ऑफ अटेंशन। एक लघु प्रदर्शन पर किसी तथ्य या वस्तुओं को समझना बोध विस्तार कहलाता है। The term span of attention refers to the number of objects which can be grasped in one short presentation। एक लघु प्रदर्शन पर कितने तथ्य या वस्तुओं को समझना बोध विस्तार कहलाता है। ठीक है। सर विलियम हैमिल्टन ने 1959 में स्पैन ऑफ अटेंशन का एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किया था। अब हम देखते हैं स्पैन ऑफ अटेंशन कितने प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक विजुअल स्पैन और दूसरा होता है ऑडिटरी स्पैन। विजुअल जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, देखना। आप कितनी देर एक बार में कितनी चीज़ों को देख पाते हैं, जिसे कि हम दृष्टि विस्तार कहते हैं, है ना। इसका मतलब कितनी विशिष्ट वस्तुओं की संख्या जिसे आप एक बार में देखते हैं और फिर उसे बता पाते हैं, वो होता है दृष्टि विस्तार या विजुअल स्पैन। और दूसरा है ऑडिटरी और हियरिंग स्पैन, जिसे कि हम श्रवण या सुनने का विस्तार कहते हैं। मतलब आप एक समय में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ें सुन सकते हैं, वो कहलाता है हियरिंग स्पैन। और एक समय में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आप देख सकते हैं, वो कहलाता है विजुअल स्पैन या दृष्टि विस्तार। विजुअल स्पैन में हमने ये जाना कि एक बार में एक मनुष्य 5 से 6 चीज़ें एक साथ देख सकता है, लेकिन वो उनको बताता अलग अलग है। देख एक साथ सकता है वो, लेकिन 6-7 चीज़ों को वो एक साथ देख सकता है, लेकिन अलग अलग ही बता पाता है उनको। और दूसरा सुनने का हियरिंग स्पैन, यहाँ पे मनुष्य एक बार में 8 आवाज़ें एक साथ सुन सकता है। तो ये विजुअल स्पैन देखने के लिए हम जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, उसे टैचिस्टोस्कोप कहते हैं। और हियरिंग स्पैन को सुनने के लिए जो टेस्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसको मेट्रोनोम कहते हैं। अब हम टेजिस्टोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, जिसको यूज़ करके हम ये प्रैक्टिकल करेंगे। इसको टैचिस्टोस्कोप कहते हैं। ये 2 अक्षर से बना हुआ इसका वर्ड है, टैचिस्टो और स्कोप। टैचिस्टो मतलब शॉर्ट टाइम, लघु अवधि, और स्कोप यानी टू सी मतलब देखना। ठीक है। तो इस स्पैन ऑफ अटेंशन देखने के लिए, जांचने के लिए हम टैचिस्टोस्कोप नाम के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। इसमें एक खिड़की होती है, एक विंडो होती है, जो कि 1/5 से लेके 1/10 सेकेंड के लिए खुलती और बंद होती है। इस खिड़की से जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाया जाता है, वो आपके सामने 1/5 to 1/10 सेकेंड के लिए दिखाया जाता है, आपके सामने आता है, और आपको उसको पढ़ना है या बताना है। इसके थ्रू, इस विंडो के थ्रू हम कार्ड्स डालते हैं। उन कार्ड्स पे या तो आप अक्षर लिखे होंगे या डॉट्स बने होंगे, तो आपको बताना है कि क्या लिखा है या फिर कितने डॉट्स उसमें हैं। इन कार्ड्स का साइज 12/8 सेंटीमीटर होता है। अब ये टैचिस्टोस्कोप जो है,
ये सबसे पहले जे कैटल नाम के साइकोलॉजिस्ट ने बनाया था। ये टैचिस्टोस्कोप 4 प्रकार के होते हैं। एक रोटेटरी टैचिस्टोस्कोप जिसका पिक्चर आप देख रहे हैं, दूसरा पेंडुलम टैचिस्टोस्कोप, तीसरा कैमरा टैचिस्टोस्कोप और चौथा है फॉलिंग डोर टाइप या टॉल टैचिस्टोस्कोप। हम इस फॉलिंग डोर टाइप टैचिस्टोस्कोप को यूज़ करते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट के साथ में कुछ कार्ड्स हैं जिस पे कि डॉट्स बने हुए हैं, या फिर उस पर कुछ हम लिख भी सकते हैं, कुछ वर्ड्स भी लिख सकते हैं। तो जब हम इस टैचिस्टोस्कोप का ये लेफ्ट वाला फ्रंट व्यू है और राइट पिक्चर उसका बैक व्यू है, तो फ्रंट व्यू में के सामने हम सब्जेक्ट को बिठाते हैं और पीछे से जो एक्सपेरिमेंटर है वो इन कार्ड्स को ड्रॉप करता है 1 बाय 1, और जो सब्जेक्ट है वो रीड करता है इस विंडो से कि उस कार्ड पे क्या लिखा था, और इसके द्वारा उसके रीड करने की क्षमता से हम स्पैन ऑफ अटेंशन टेस्ट करते हैं। ये इस टाइप के कार्ड्स बनते हैं। इनकी जो साइज़ है वो 12 बाई 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सभी कार्ड्स सेम कलर के होने चाहिए, मोस्टली वाइट ही होना चाहिए, और इन पे काले रंग से लिखा रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज सेम कलर का होना चाहिए सारा कार्ड, और उस पर जिस भी इंक से लिखा जाए वो विजिबल होनी चाहिए, क्लियरली दिखनी चाहिए, बोल्ड लेटर से लिखा होना चाहिए और सेंटर में लिखा होना चाहिए। शब्दों के साइज और कार्ड का साइज सिमिलर होने चाहिए। इन कार्ड्स को हम दो टाइप से बनाते हैं। एक मीनिंगफुल कार्ड यानी कि सार्थक शब्दों वाले कार्ड, और दूसरे हैं मीनिंगलेस वर्ड्स कार्ड यानी निरर्थक शब्दों के कार्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं, ऊपर वाले कार्ड में लिखा है कैट और नीचे वाले कार्ड में लिखा है TKC, जो कि निरर्थक शब्द जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ऐसे हमको कार्ड्स बनाने हैं, और इन कार्ड्स को हमको उस विंडो से पीछे जो एक छोटा सा शेल्फ रहता है जहाँ पे हम इसको प्लेस करते हैं, और रेडी सिग्नल पर वो लैच गिराते हैं और विंडो से वो कार्ड गिरता है, और सामने सब्जेक्ट को पढ़ना होता है कि उस कार्ड पर क्या लिखा है। अब हम आते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को, जिसे हम कैसे करेंगे। पहला है एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, प्रयोग की समस्या। To compare the span of attention of the subject with the means of meaningful and meaningless word, सार्थक तथा निरर्थक शब्दों के बोध विस्तार का तुलनात्मक अध्ययन करना है। Hypothesis of the study, परिकल्पना, the span of attention for meaningful words will be more than of meaningless words. निरर्थक शब्दों की अपेक्षा सार्थक शब्दों का ध्यान विस्तार अधिक होगा। यानी हम ये मान के चल रहे हैं, हाइपोथेसिस मतलब एक वाइल्ड गेस है ना, एक टेंटेटिव गेस। हम ये मान के चल रहे हैं कि जब हम सब्जेक्ट को कार्ड्स दिखाएंगे तो मीनिंगफुल वर्ड्स को वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएगा, और मीनिंगलेस पर उसका बोध विस्तार कम होगा कंपैरेटिवली। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ द स्टडी, इसमें क्या क्या चाहिए? टेजिस्टोस्कोप, कार्ड्स ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, meaningless words in 4 sets each. Each card of each set will contain meaningful words and meaningless words. The number of each word will be increasing order, beginning with 2 alphabet and ending with 12 alphabets. आपको कार्ड्स बनाने हैं, 2 अक्षर वाले शब्दों से स्टार्ट करना है और 12 अक्षर के शब्दों तक कार्ड्स बनाने हैं, सार्थक भी और निरर्थक भी, और इनके 4 सेट्स बनाने। मतलब 2 अक्षर वाले कार्ड 4, फिर 3 अक्षर वाले कार्ड 4, फिर 5 अक्षर वाले कार्ड 4, ऐसे करके आपको उनके नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स को बढ़ाते जाना है 12 अल्फ़ाबेट्स तक, और नंबर सेट्स उनके 4 बनेंगे। तो ऐसे आपको कार्ड्स बनाने हैं, दोनों मीनिंगफुल के भी और मीनिंगलेस वर्ड्स के भी।
वेरिएबल्स चर, पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे स्वतंत्र चर है सार्थक और निरर्थक शब्दों के कार्ड, और डिपेंडेंट वेरिएबल है सब्जेक्ट्स रिस्पॉन्स इन डिफरेंट ट्रायल्स। जो सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट यानी जिस पर आप ये प्रयोग कर रहे हैं, वो किस टाइप के रिस्पॉन्स दे रहा है, वो आपका डिपेंडेंट आश्रित चर रहेगा वेरिएबल। मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, टेचिस्टोस्कोप इंस्ट्रूमेंट, फिर 11 सेट्स ऑफ मीनिंगफुल कार्ड्स और 10 सेट्स ऑफ मीनिंगलेस कार्ड्स, और पेन पेपर। 11 सेट्स यानी 4-4 के, हर 2 अल्फ़ाबेट के 4, 3 अल्फ़ाबेट के 4, 5 अल्फ़ाबेट के 4, ऐसे आपको बनाने हैं कार्ड्स। तो 44 कार्ड्स बनेंगे मीनिंगफुल के, और मीनिंगलेस के 40 कार्ड्स बनेंगे। उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट का डिटेल लिखना है, उनका नाम, उनका एज, और वो किस क्लास के हैं। इस प्रयोग को करते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें आपकी कंट्रोल करना है, नियंत्रण में। द एनवायरनमेंट शुड बी पीसफुल एंड अप्रोप्रिएट फॉर द एक्सपेरिमेंट, शांत वातावरण होना चाहिए था। फिर द डिस्टेंस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द स्क्रीन शुड बी 1 फीट, आपका जो सब्जेक्ट है और जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बीच की दूरी 1 फीट होनी चाहिए। हर अटेम्प्ट से पहले आपको रेडी का सिग्नल देना है। बिफोर ईच अटेम्प्ट you should give a ready signal. After the completion of showing meaningful words, 5 minutes rest should be given. मतलब जब आप पहले पूरे मीनिंगफुल वर्ड्स को दिखा देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को, आप जिस पर ये प्रयोग कर रहे हैं, उसे 5 मिनट का रेस्ट देंगे, और उसके बाद मीनिंगलेस वर्ड्स के कार्ड्स शो करेंगे टैचिस्टोस्कोप के थ्रू। फिर सब्जेक्ट को आप क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे, गेट प्रिपेयर्ड व्हेन रेडी सिग्नल इज गिवन, जब तक आप रेडी नहीं बोलेंगे वो स्टार्ट नहीं करेगा। जैसे एज सुन एज रेडी इज सेड, फोकस योर अटेंशन ऑन द स्क्रीन एंड यू विल सी सम वर्ड्स, वॉट एवर यू सी यू रिपोर्ट इट इमीडिएटली। जब तक रेडी नहीं बोलेंगे स्टार्ट नहीं होगा, रेडी बोलते ही आप स्क्रीन पर देखना चालू करेंगे, और जो भी वर्ड आप देख रहे हैं उसे इमीडिएटली या तो बोलेंगे या फिर अपने पास पेपर में लिखेंगे। अब प्रोसीजर, सबसे पहले आप गुड सपोर्ट वॉज फाउंड विद द सब्जेक्ट एंड ही वॉज मेड टू सिट कंफर्टेबली। आप क्या क्या करते हैं उस समय, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसको लिखना है आपको, कि आपने उन सब्जेक्ट को कंफर्टेबली बिठाया, और पहले 2 अल्फ़ाबेट्स वाले वर्ड्स उनको शो किए, फिर सारे रिस्पॉन्स को आपने नोट किया। फिर जब सब्जेक्ट रिस्पॉन्स पहले सेट कार्ड में, जो पहले सेट का जो कार्ड में जो वर्ड लिखा है उसको अगर नहीं पढ़ पाता है, तो सेम, अगर मान लीजिए 4 अल्फ़ाबेट वाला कार्ड है, अगर उसे वो पहले वाले को पढ़ पाता है, नहीं पढ़ पाता है, तो आप 4 वाला और एक दिखाएंगे। उसे भी नहीं पढ़ पाता है तो फिर एक और 4 लेटर वर्ड दिखाएंगे, 3rd अटेम्प्ट होगा, और उसके बाद फिर से एक दिखाएंगे 4 लेटर वाला, वो होगा 4th अटेम्प्ट। अगर चारों को वो नहीं पढ़ पाता है तो आप वहीं पे प्रयोग को स्टॉप कर देंगे, वहीं पे आपका एक्सपेरिमेंट स्टॉप हो जाएगा। सेम वो आप मीनिंगलेस वर्ड्स के साथ भी करेंगे। जैसे ही कंटिन्यूसली 3-4 अटेम्प्ट में अगर आपका सब्जेक्ट रिस्पॉन्स करना, गलत रिस्पॉन्स करता है, तो आप वहीं पे अपना प्रयोग रोक देंगे। प्रिकॉशंस क्या लेनी है आपको, सावधानियाँ, प्रॉपर लाइट और वेंटिलेशन होना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए, एनवायरनमेंट साइलेंट एंड कंफर्टेबल, शांत वातावरण होना चाहिए, आपका आपके सब्जेक्ट के साथ बहुत अच्छा कॉर्डियल रिलेशन, फ्रेंडली होना चाहिए आप लोग। सारे इंस्ट्रक्शंस आपको शुरू में ही अपने सब्जेक्ट को समझा देने हैं, और हर ट्रायल से पहले रेडी का सिग्नल देना है। टेचिस्टोस्कोप और आपका सब्जेक्ट का डिस्टेंस 2 फीट या 1 से 2 फीट के बीच में होना चाहिए। कार्ड्स की साइज़ और उसका कलर सेम होना चाहिए, 2/8 सेंटीमीटर का साइज़ होना चाहिए, और सारे कार्ड सेम साइज़ और सेम कलर के होने चाहिए। सारे शब्द एक जैसे साइज़ के होने चाहिए,
जो और सेंटर ऑफ द कार्ड पे होना चाहिए, कार्ड के बीचों बीच लिखे होने चाहिए। जो विंडो है इंस्ट्रूमेंट की वो सब्जेक्ट के बिल्कुल सामने होनी चाहिए, और जैसे कि बताया दूरी 1 से 2 फीट की होनी चाहिए, और जो लेटर्स लिखे जाएंगे वो बोल्ड और क्लियर होने चाहिए। फिर ऑब्जर्वेशन, आपने क्या देखा? The subject was saying meaningful words easily, but he could not speak meaningless words easily. मतलब सार्थक शब्दों को पढ़ सका और निरर्थक शब्दों को उस सब्जेक्ट को पढ़ने में कठिनाई आ रही थी। ये उसका टेबल है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑब्जर्वेशन टेबल। सेम टेबल आप मीनिंगफुल वर्ड्स के लिए भी बनाएंगे और मीनिंगलेस वर्ड्स के लिए भी बनाएंगे, अलग अलग 2 टेबल बनाएंगे आप। टेबल में कॉलम्स होंगे सीरियल नंबर, वर्ड्स शोन, वर्ड्स रिपीटेड, रिजल्ट में राइट या रॉन्ग, और परसेंटेज। यानी मान लीजिए आपने वर्ड 2 लेटर वर्ड दिखाया और उसको उसने जो भी सही पढ़ा तो सही लिखेंगे, और गलत पढ़ा तो जो पढ़ा है वो वर्ड यहाँ पे लिखेंगे आप, और रिजल्ट में राइट या रॉन्ग डालेंगे। इस तरीके से मान लीजिए आपके सब्जेक्ट ने 20 वर्ड्स पढ़े, 20 वर्ड्स आपने दिखाए, उसमें से 15 वर्ड्स उन्होंने सही पढ़े, तो उसका परसेंटेज यहाँ पे लिखेंगे। सेम आप सार्थक शब्द के लिए भी करेंगे और निरर्थक शब्दों के लिए भी करेंगे। कैलकुलेशन, स्पैन ऑफ अटेंशन इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, और x हम कैसे निकाल रहे हैं? वर्ड्स शोन माइनस वर्ड्स करेक्टली रिपीटेड अपॉन वर्ड्स शोन इनटू 100, यानी जो वर्ड्स दिखाए गए माइनस जितने वर्ड्स सही बोले वो अपॉन जितने वर्ड्स दिखाए। जैसे मैंने अभी बोला 20 वर्ड्स दिखाया आपने, उसमें से 15 वर्ड्स उन्होंने सही बोले, तो 20 माइनस 15 अपॉन 20 करेंगे आप, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपकी x आ जाएगी। इस x वैल्यू को जब आप 100 से माइनस करेंगे तो आपका मीनिंगलेस और मीनिंगफुल वर्ड्स का स्पैन ऑफ अटेंशन, बोध विस्तार निकलेगा। इसी को अब हमें ग्राफ में भी दिखाना है, तो ग्राफ में हम नंबर ऑफ वर्ड्स जो सही बोले गए हैं सिर्फ वही दिखाएंगे। तो मीनिंगफुल वर्ड्स, मान लो अगर उसने 12 सही शब्द पढ़े हैं 20 में से या 40 में से, जो भी है आपका, तो उतने वर्ड्स दिखाएंगे। और दूसरा कॉलम है मीनिंगलेस वर्ड्स का, वो आपने कितने दिखा, उसने आपके सब्जेक्ट ने कितने देखे हैं, पढ़े हैं सही से, वो। तो नंबर ऑफ वर्ड्स का ग्राफ बनाना है आपको, स्पैन ऑफ अटेंशन का ग्राफ नहीं बनाना है। फिर रिजल्ट एंड डिस्कशन, सब्जेक्ट ने कितने सही वर्ड्स पढ़े और कितने मीनिंगफुल वर्ड्स कितने सही पढ़े और मीनिंगलेस वर्ड्स कितने सही पढ़े, वो लिखेंगे। दोनों का स्पैन ऑफ अटेंशन लिखेंगे आप। नेक्स्ट इज दोनों का स्पैन ऑफ अटेंशन लिखेंगे, और रिजल्ट क्या दिखता है, किसका स्पैन ऑफ अटेंशन ज़्यादा है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी वो उसका स्पैन ऑफ अटेंशन ज़्यादा है। हमने हाइपोथेसिस ये ज़रूर बनाया था कि मीनिंगफुल का ज़्यादा आएगा, मीनिंगलेस का कम आएगा, लेकिन आपको उसको एक्सपेरिमेंट करके देखना है। फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, शैक्षिक महत्व क्या है इसका। टीचिंग एंड लर्निंग में हम बोध विस्तार को की मदद से हम अपना टीचिंग लर्निंग सुधार सकते हैं, पढ़ाना और सीखना। एड्स टू मेमोरी, स्मृति में सहायक, जिसका जितना स्पैन ऑफ अटेंशन अच्छा होगा उसकी मेमोरी भी उतनी अच्छी होती है। तो हम इसको अपने छात्रों का स्पैन ऑफ अटेंशन बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। देन एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, कौशल प्राप्ति, स्किल्स बहुत अच्छे अगर ध्यान के द्वारा बच्चे के किसी कौशल को बच्चे को कोई कौशल सिखाया जा सकता है, नया कौशल सिखाया जा सकता है। एड्स टू इंटरेस्ट, मतलब रुचि में सहायक, अगर ध्यान विस्तार के, बोध विस्तार के द्वारा हम किसी छात्र का रुचि बढ़ा सकते हैं। देन सक्सेस एंड अचीवमेंट, सफलता और उपलब्धि,
जितना ज़्यादा बोध विस्तार होगा किसी का उतना ज़्यादा वो सफल होगा, उतनी ज़्यादा उपलब्धियाँ होंगी। देन स्पीड ऑफ लर्निंग, तेज़ी से सीखना, जिसका ध्यान जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ज़्यादा तीव्र गति से कोई चीज़ को सीख सकता है, किसी काम में निपुण हो सकता है। अगर किसी knowing about the span of attention, suggestions should be given to increase it by different method। किसी छात्र का अगर हम बोध विस्तार स्पैन ऑफ अटेंशन जान लेते हैं तो उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके तरीके सुझाए जा सकते हैं। The students can be divided in groups knowing about the span of attention of the students for teaching learning situation। जिस बच्चे का जितना स्पैन ऑफ अटेंशन है अकॉर्डिंगली उनको ग्रुप्स में डिवाइड करके फिर उनका शिक्षण उस हिसाब से किया जा सकता है। बेटर टीचिंग मटेरियल कैन बी प्रिपेयर्ड विच कैन इंक्रीज द स्पैन ऑफ अटेंशन। जब हमें किसी छात्र का बोध विस्तार पता चल गया है, स्पैन ऑफ अटेंशन पता चल गया है, तो उसकी लर्निंग एबिलिटी के अनुसार हम टीचर्स टीचिंग मटेरियल बना सकते हैं जिससे कि उसका स्पैन ऑफ अटेंशन और बढ़ सके। टीचिंग मटेरियल शुड बी इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव सो दैट इट मे अट्रैक्ट द अटेंशन। जो टीचर्स टीचिंग मटेरियल बना रहे हैं उसको इन बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव हो, देखने में बहुत सुंदर हो और इंटरेस्ट डेवलप कराए, रुचि बढ़ाए एक छात्र के, जिससे कि उसका बोध विस्तार और बढ़े। Method of teaching can be changed on the basis of span of attention of the students in the class। जिस छात्र का अगर हमें स्पैन ऑफ अटेंशन पता चलता है तो अकॉर्डिंगली हम अपने शिक्षण विधि पर कार्य कर सकते हैं। तो ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस जो बताए गए हैं इस स्लाइड में, ये सब टीचर्स के लिए हैं, वो कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं कुछ वाइवा के क्वेश्चंस भी इसमें आपको बता सकती हूँ जो इस प्रैक्टिकल के लिए मोस्टली पूछे जाते हैं। हु मैन्युफैक्चर्ड द इंस्ट्रूमेंट, टेजिस्टोस्कोप किसने बनाया, कार्ड का साइज़ कितना होना चाहिए, टाइप्स ऑफ अटेंशन कितने प्रकार के ध्यान होते हैं, स्पैन ऑफ अटेंशन को परिभाषित करिए, डिफाइन स्पैन ऑफ अटेंशन, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्पैन ऑफ अटेंशन, बोध विस्तार जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसका नाम बताइए, टैचिस्टोस्कोप वर्ड का अर्थ क्या है, कितने प्रकार के टैचिस्टोस्कोप होते हैं, डिफाइन हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना क्या होता है उसे परिभाषित करिए, डिफाइन वेरिएबल्स, चर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये भी हो सकता है, हाउ मच ब्रेक इज गिवन बिटवीन टू अटेम्प्ट्स, दो अटेम्प्ट के बीच में, दो प्रयास के बीच में कितना गैप दिया जाता है टाइम का, और फॉर हाउ मच टाइम द विंडो ओपन्स, एक विंडो जो है टेजिस्टोस्कोप की वो कितनी देर के लिए खुलती है जिससे कि सब्जेक्ट वो वर्ड पढ़ता है। ये सारे वाइवा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू।